नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि दोस्तों आज 15 सितंबर है और हम आपको फर्स्ट पेपर जो है आज आपका हुआ है वो अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखा होगा तो देख लीजिए जाके, वहाँ से आपको आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी बात करेंगे इस वीडियो में जो आपका दूसरा पेपर हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपके कितने एमसीक्यूज़ आपने किस हिसाब से सही किए। वैसे अगर आपने यहाँ से पढ़ाई की होगी तो आपके क्वेश्चंस जो हैं ऑफ कोर्स सही हुए होंगे और पेपर भी अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कलकत्ता जो है वहाँ पे मदरसे की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन थे दिए गए थे आप लोगों को, मैकाले, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं इन्होंने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन आपका 1882, ये है ऑप्शन, 1882 में जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनिंग नहीं कर रही हूँ अभी मैं, आप देखते चलिए फटाफट से आपको अपने उत्तर मिलेंगे। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे देखिए 1901 में, ऑप्शन नंबर 1 जो है 1901 में आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल चलो अभियान अंग है, आपसे पूछा है किसका है स्कूल चलो अभियान। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान, निरक्षरता मुक्त विद्यालय। नहीं, ये 4th और 3rd तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो स्कूल चलो अभियान जो है वो कहीं ना कहीं साक्षरता से भी संबंधित है और सर्व शिक्षा अभियान, इन दोनों से ही संबंधित है स्कूल चलो अभियान। मेरे अकॉर्डिंग ये सर्व शिक्षा अभियान का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है स्कूल चलो अभियान। बाकी इसका ऑप्शन जो है साक्षरता भी हो सकता है। देखिए आपका फाइनल चेकिंग में जो है वहाँ से क्या सही माना जाता है, साक्षरता या सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन इसके दोनों ही उत्तर सही हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका सर्व शिक्षा अभियान होगा। आपने क्या टिक किया है वहाँ पर, आपने क्या लिख के आए हैं आप, इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का महत्व है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक शिक्षा से है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है या फिर माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। देखिए कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है वो, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि वो गर्ल्स के लिए था, बालकों के लिए नहीं है वो शिक्षा, बालिकाओं के लिए है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि यहाँ बालिका नहीं दिया, इन दोनों में बालिका मेंशन है। इस बार जो है काफ़ी घुमा के देखिए आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा है अच्छी तरीके से। थोड़ा भी जिसने डीपली नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बालिका शिक्षा दोनों में आया है, प्राथमिक या माध्यमिक लगाएं, इसमें आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हुई हो। बात करें यहाँ पे सही उत्तर की तो यहाँ पे माध्यमिक जो है बालिका शिक्षा से कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संबंध है योजना का। क्यों? क्योंकि जो 6 to 8th तक के क्लास के जो बच्चे क्यों मैं कहूँ, बल्कि जो एक बालिकाएं हैं 6 to 8th क्लास तक की, तो उनका संबंध है इससे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना उनके संबंध में आई थी, उन्हीं के लिए। तो यहाँ पे आपका माध्यमिक बालिका शिक्षा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 का सही होगा। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि आपके कितने MCQs जो हैं 15 में से आपने कितना सही किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा। यूनेस्को, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ या उपर्युक्त सभी। बाल अधिकार अगर आप जाएंगे तो अलग अलग सन में आपको देखेंगे आपने कि सबने जो है वो इसका प्रस्ताव पारित किया है। भारत सरकार ने सबसे बाद में किया है, यूनेस्को ने किया है पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, फिर भारत सरकार ने किया है। लेकिन ये तीनों ने ही जो है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि किस सन में किया है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा उत्तर है उपर्युक्त सभी ने, क्योंकि बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है वो इन सभी संस्थाओं के द्वारा पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्या, मध्याह्न भोजन योजना, जिसे आप मिड डे मील कहते हैं, वो पूछी गई है आपसे
कि मिड डे मील जो है वो कब उसका उद्देश्य पूछा गया मिड डे मील योजना का। उसका एक बेसिकली जो उद्देश्य होता है, जो प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, अब तो उनके लिए नाश्ता है और स्कॉलरशिप वगैरह ये सारी चीज़ें भी दी जा रही है, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना। अब बहुत लोग अगर चारों ऑप्शन नहीं देखना पसंद करेंगे, उनको पहले ही जो ये उत्तर मिलेगा तो उन्हें लगेगा इसका यही सही उत्तर है, लेकिन नहीं, हमेशा ये गलती हो जाती है। ध्यान से देखिए कि छात्रों को विद्यालय में रोके रखना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, ये तीनों ही बातें जो हैं वो आपकी मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य से संबंधित है। उपर्युक्त सभी विल बी दी राइट आंसर। चौथा इसका सही उत्तर होगा। बात करें अगर मध्याह्न भोजन योजना की, तो सर्वप्रथम ये तमिलनाडु राज्य में लागू हुई थी। ध्यान रखिएगा, सुपर डेट स्तर पर यह क्वेश्चन आपसे पिछली बार जो है वो पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में जो है मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई थी। इसके साथ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था पिछले बार के सुपर डेट में कि जो मिड डे मील है, सीधे लिखा हुआ था मिड डे मील का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन, तो छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना उसका सही उत्तर था। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी है सही उत्तर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? संदिए हैं 1985, 1990, 1889, 1887। तो ये 18 में तो नहीं आया है आपका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 इसका सही सन है। 86 में संचालन हुआ था और 1987 में ये लागू हो गया था। जो आपके विद्यालय होते हैं उस पर ब्लैक बोर्ड, चौक है, सीट वगैरह है, पढ़ने के लिए जो सामग्री है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना इसका एक उद्देश्य था। बच्चे आकर्षित रूप से पढ़ पाएँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यही था। जो बेसिक नीड है बच्चों की स्कूल में वो ज़रूर से पूरी हो सके, इस उद्देश्य से जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ किया गया था। और इसके संबंध में अगर आपको इन चार में से चुनना है तो आप 1985 को, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है, मान लीजिए कि 1986 में संचालन हुआ और 87 में आया, तो 85 यहाँ पे आपका एकदम क्लोज आ रहा है इससे, तो आप ये ऑप्शन 1 सही करेंगे, यही सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? 4 ऑप्शन है, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर, कोठारी आयोग या कोई नहीं। ये जो आयोग हैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई जाएगी आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके भी बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में स्कोर तो आपको अपने बताने ही है। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, कोठारी आयोग जो आपका है, जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, 1964 में आपका ये आया था। इसी को जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना? 2000, 2005, 2009 या फिर 2014 आपसे पूछा है। देखिए सुबह के जो आपका पहला पेपर अभी हुआ है जो मैंने अपलोड किया है, उसमें भी आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, कोठारी आयोग से संबंधित भी पूछा गया है। उसके अलावा आपसे 45 पूछा गया था, आर्टिकल 45 पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 45 में क्या है। और आपसे देखिए इस पेपर में उसी से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि कब आया है RTE, जिसे हम कहते हैं एक बाल शिक्षा का अधिकार जो है, RTE राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया है। 2009 सही होगा, 3 ऑप्शन। 11वां प्रश्न है, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या में पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो बिल्कुल 5 वर्ष के बाद जो है पाठ्यचर्या का पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान था। 5-5 वर्ष के अंतराल पे ये काम जो है वो किया जाता था। पहला अगर पूछेंगे तो 1986 में हुआ, फिर आपका 1992 का है प्रचलित, और अभी देखिए जो हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन 2020 में आई है आपकी कस्तूरी रंगन समिति में, और इसने जो है आपकी 1986 की लगभग 34 वर्ष पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसको ये प्रतिस्थापित करेगी। और जो चीज़ें हैं इसमें बहुत डिटेल में है पढ़ाने के लिए कि क्या है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका जो पाठ्यक्रम मॉडल है बात करें तो वो बदल गया है, 5+3+3+4 का है। बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में, हम ज़रूर किसी वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जुड़े रहिएगा चैनल से, वीडियो को अंत तक देखिएगा और
आपको वीडियो मिलेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको छोड़ नहीं सकते। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। 2 अनुच्छेद है हमारे जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात करते हैं। एक है हमारा आर्टिकल 45 और दूसरा है हमारा अनुच्छेद 21 का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। बात करें अनुच्छेद 21 का की, तो ये 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है ये आपका, ऑप्शन 2 सही होगा। शिक्षा छनाई का सिद्धांत क्या है, पूछा है आपसे कि छनाई का सिद्धांत क्या है, किस वर्ग के लिए है, उच्च वर्ग के लिए है, अंग्रेजों की शिक्षा के लिए, छात्रों की, या जन शिक्षा हेतु। बहुत सीधी सी बात है कि लॉर्ड मैकॉले ने दिया था ये छनाई का सिद्धांत। उनका मानना ये था कि अगर आप हाई क्लास को अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड करते हो, शिक्षा देते हो, तो वो धीरे धीरे करते करते छन छन के, जैसे चाय छानते हो छन्नी से या कोई भी चीज़ छानते हो, धीरे धीरे नीचे पहुंच जाती है छन्नी से। तो वो अगर आप हाई क्लास को करोगी तो वो लोअर क्लास तक जो है वो अपने आप पहुंचेगी शिक्षा। जन शिक्षा में हेतु ये सिद्धांत जो है शिक्षा में लागू किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित होता है। DPEP इसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। विश्व बैंक की जो है वो सहायता से संचालित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 4 ऑप्शन थे आपके पास यहाँ पे, विश्व बैंक सही है आपका। आपने क्या लगाया है बताइए, कितने स्कोर हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास की समस्या से क्या आशय है। ये हास जो है वो इकोनॉमिक्स में भी शब्द देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये वो वाला हास नहीं है, धन वाला नहीं। यहाँ पे हास जो है वो एक हर्टांग समिति आई थी, उसमें दो शब्द थे, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन, ये 2 शब्द थे वहाँ पे। अपव्यय क्या होता है, जब कोई छात्र जो हैं वो बीच में ही शिक्षा को छोड़कर किसी भी कारणवश चले जाते हैं, वो है अपव्यय। तब क्या होता है, इस तरीके से सरकार का पैसा जो है वो बर्बाद जाता है, जो धन है उसका अपव्यय होता है, वो सही दिशा में खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि छात्रों की शिक्षा पूरी नहीं होती है, वो बीच में ही छोड़ के किसी भी कारणवश चले जाते हैं। तो ये तो है हास की समस्या, ठीक है। अपव्यय और अवरोधन भी अगर हम समझें क्या है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्टांग समिति ने दिया था ये दोनों। अवरोधन है जब एक ही चीज़ कहीं एक ही जगह रुक जाए, जैसे एक ही छात्र यदि एक ही कक्षा में एक से अधिक बार रुक रहा है तो वो है अवरोधन की समस्या। यहाँ पे फिलहाल आपसे पूछा है कि हास की समस्या से क्या आशय है, तो छात्रों का बीच में ही विद्यालय को छोड़कर चले जाना जो है वो यहाँ पे आपकी हास की समस्या है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके अलावा आपसे अति लघु पूछे थे, देखिए वही निस्यंदन का सिद्धांत, छनाई का भी सिद्धांत इसी को कहते हैं, दूसरे शब्द में पूछ लिया गया है। कोठारी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, 1 वर्ड टाइप का नहीं है, आपको 1-2 लिखने के हैं। पी मोस्ट योजना क्या है, वुड का घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, जनशाला कार्यक्रम, ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या समझते हैं, ब्रिज कोर्स क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, नई शिक्षा नीति जो है उसके 2 दोष बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से हैं, 1 वर्ड टाइप्स नहीं है। अच्छा है, आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। उसके अलावा जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं ये दो नंबर के हैं, ये इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, 1 या 1.5 पेज, जैसा आपके पास टाइम हो, जितना अच्छा आप लिख पाओ। तो इस तरीके से यह था आपका पेपर। आपका स्कोर कैसा रहा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। कितने प्रश्न आपने, बेसिकली MCQ जो है वो आपका कहीं ना कहीं पेपर बना देता है या बिगाड़ देता है। MCQs 15 आपके सही होने चाहिए, तो कितने रहे आपके MCQs सही, आप ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।